हाय लर्नर्स, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। माई सेल्फ सीए गिरीश अग्रवाल फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। आज का मेरा टॉपिक है फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बाय सीए गिरीश अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल। इसके 2 या 3 पार्ट होंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, हेनरी फेयोल जी कौन थे? हेनरी फेयोल जी वॉज अ फ्रेंच मैनेजमेंट थियोरिस्ट जो कहीं ना कहीं कहे जाते हैं ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ, इनको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल हिम एज द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। हम इनको फादर ऑफ कहीं ना कहीं जनरल मैनेजमेंट कहते हैं। ये वो शख्स थे जिनने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की खोज की थी। ये वो इंसान है जिनने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग बनाया था। या ये वो शख्स थे जिसके वजह से आज हम बुक 1 पढ़ रहे हैं। ये बुक 1 के जितने भी चैप्टर्स है ना, ये प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग, ये चारों के चारों फंक्शन हमारे फेयोल चाचा ने ढूंढे थे। ये 1841 से 1925 जिए थे, ग्रेजुएट थे। ये एक तरीके के माइनिंग इंजीनियर थे। एक चीज़ याद रखना, क्या इंजीनियर थे? माइनिंग इंजीनियर थे बाय प्रोफेशन। और हेनरी फेयोल ने अपनी पढ़ाई की 1841 से 1925 वो जिए थे। तो हेनरी फेयोल ने 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की खोज की थी। क्या की थी? हेनरी फेयोल वो इंसान थे जिनने 14 जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की खोज की थी। तो आज इन 14 प्रिंसिपल को हम पढ़ने वाले वीडियोस में। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिवीजन ऑफ वर्क। इस कंसेप्ट में हेनरी फेयोल अंकल ने क्या बोला, भाई तुम्हारे पास जितना भी काम है ना, उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो और काम को हो सके तो इक्वल बांटो। और फिर हर एक इंसान से हमें वो ही टास्क करवाना है या हर एक इंसान से हमें वो ही काम करवाना है जिसमें वो अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, इस चैनल पे आप देखोगे तो काम बटा हुआ है बीएसटी अकाउंट्स, इको, इंग्लिश। तो हर एक टीचर वो ही सब्जेक्ट पढ़ाता है या हर एक टीचर वो ही एकेडमिक एरिया देख रहा है जिसमें वो अच्छा हो। तो हर एक इंसान को हमें वो ही टास्क देना है या हर एक इंसान को हमें वो ही काम देना है जिसमें वो बढ़िया है। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पीसेस और हर एक पीस हम एक ही इंसान से करवा रहे हैं जिसमें बढ़िया है। अब फॉर एग्जांपल, मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाने में अच्छा हूं, तो अगर मैं बिजनेस स्टडीज बार सुबह बीएसटी, शाम को बीएसटी, अगले दिन बीएसटी, उसके दिन शाम को बीएसटी, रोज अगर मैं बीएसटी बार या कंटिन्यूसली पढ़ाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं उस काम में क्या हो जाऊंगा गाइस? मैं उस काम में हो जाऊंगा स्पेशलाइज्ड, मैं उस काम में हो जाऊंगा माहिर। जब ये छोटे छोटे काम बार डिवाइड किए जाते हैं, बार रिपीट किए जाते हैं, तो हम उसमें हो जाते हैं स्पेशलाइज। दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ वर्क। जिस भी काम में आप अच्छे हो, वो काम को अगर हम कंटिन्यूसली बार लगातार करते जाएंगे तो उसमें हो जाएंगे माहिर, और उससे हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें क्या होता है, हर एक काम को बांटो, टेक्निकल हो, मैनेजरियल हो, कैसा भी हो। हॉस्पिटल में देखो कैसे सारे टास्क बटे हुए होते हैं, स्कूल्स में देखो, घर पे देखो, हर जगह काम को बांटा जाता है। हम यहाँ पे काम इसलिए बांट रहे हैं और हम हर एक इंसान से वही टास्क, वही एक्टिविटी करवाते जिसमें बढ़िया। क्योंकि जो भी इंसान जिस भी एक्टिविटी में अच्छा है, अगर वो उस एक्टिविटी को बार कंटिन्यूसली लगातार करता रहेगा तो वो उसमें क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हो जाता है स्पेशलाइज्ड। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मतलब है सॉरी, आपके पास क्या पावर्स है। मेरे पापा के पास पावर होते हैं बच्चों को डांटने के, मम्मी के पास पावर होते हैं बच्चों को डांटने के, एक टीचर के पावर होते हैं क्लास को मैनेज करने के। तो दैट्स द अथॉरिटी। आपके पास क्या पावर है, और जो पावर है सामने वाले को उसके आदेश करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जिस मैनेजर के लिए आप काम करते हो उसके पास पावर होता है अपने टीम मेंबर्स को टास्क देने का। वो आपको टास्क देगा एंड उसके काम को आपको चुपचाप सुनना है। दैट्स द अथॉरिटी। और लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि भाई तुम्हें क्या टास्क मिला है, क्या जिम्मेदारी तुम्हें मिली है, तो दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फेयोल चाचा ने क्या बोला, ये अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बाहर से सामान लाना है, वो सामान कुछ 10 लाख रुपए का है, बट आपको पावर दे दिया 20 लाख रुपए का।
तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी समान 10 लाख रुपए जितने लाने की है, बट आपको 20 लाख रुपए दे दिया, यानी कि अथॉरिटी इज मोर देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी गाइस मेरी ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होती है ना, कुछ हो या ना हो, एक चीज जरूर होगी, मैं मेरे पैसों का मिसयूज करूंगा, पैसा क्या कर खर्च। जब भी मेरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा होती है तो कहीं ना कहीं हम क्या करना शुरू कर देते हैं, वी स्टार्ट मिसयूजिंग द पावर। ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा 10 लाख रुपए ना, मैं 10 लाख रुपए को बर्बाद करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। आई विल स्टार्ट मिसयूजिंग द पावर। अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को तो मिसयूज हो जाएगा। अब एक दूसरा सिचुएशन में काम करते हैं, सर मिसयूज छोड़ो, 10 लाख की जगह मैं उसको अथॉरिटी दे देता हूं मात्र 5 लाख की। भाई अगर तुमने, अब अथॉरिटी इज लेस देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको 10 लाख चाहिए, आपने दिए 5 लाख, तो क्या वो टास्क पूरा हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हेनरी फयोल जी बोलते हैं ज्यादा दे दोगे तो आदमी करप्ट हो जाएगा, कम दे दोगे तो टास्क ही नहीं हो पाएगा। इसलिए बोला इक्वल रखो ना, 10 लाख चाहिए तो 10 लाख दो। जिस हिसाब से इंसान की जिम्मेदारी है, जिस हिसाब से इंसान का फर्ज है, उस हिसाब से इंसान के पास पैसे होने चाहिए। There should be a balance between the authority and responsibility. आप अगर अथॉरिटी को सही रखोगे, एक प्रोडक्शन मैनेजर को अगर प्रोडक्शन की ही जिम्मेदारी दी है तो अथॉरिटी प्रोडक्शन क्यों नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है परचेज की, परचेज देखो, अरे कैसे देखेगा, प्रोडक्शन का काम है प्रोडक्शन। तो देयर शुड बी अ मैच और सेम लेवल होनी चाहिए। अथॉरिटी हमेशा किसके बराबर होनी चाहिए? द अथॉरिटी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। Authority is the right to give orders and obtain obedience and responsibility correlate. The two types होती है formal informal. Authority is formal informal. There should be a balance. क्या हमारी ये authority और responsibility के बीच में एक proper balance होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सिंपल सी कुछ चीजें बताते जाता हूं। सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे एक बच्चा जब घर पे रहता है तो उसको घर के सारे नियम कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वैसे ही जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हो तो हमें भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स है, जो भी रेगुलेशन है, जो भी कायदे हैं, हर एक को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरे को सारे रूल्स की वैल्यू करनी है कि भाई समय से आना है, समय से जाना है, फॉर्मल्स पहन के आना है, सारी चीजों को। मेरे को वर्किंग कंडीशन प्रॉपर, मतलब मुझे सही तरीके से रहना है एकदम प्रॉपरली। जो भी नियम कायदे कानून है, जो भी मैंने डिसाइड किए हैं, जो भी मुझे ज्वाइन होने के टाइम पे बता दिए गए, वो सारे नियम कायदे को गाइस मुझे सीरियसली फॉलो करना चाहिए। दैट्स द प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि एक और चीज है कि यार पूरे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन कब रहता है? जब उस ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर या उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स अच्छे। अगर मैनेजर्स डिसिप्लिन पे रहेंगे तो सारे वर्कर्स भी आपस में डिसिप्लिन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बिल्कुल। सारे टर्म्स एंड कंडीशन एकदम क्लियरली होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, कि भाई लेवल के हिसाब से पेनल्टी लगाओ, कि भाई आज एक टॉप लेवल वाला गलती करे तो उसको ज्यादा सजा मिले, मिडिल लेवल वाले को मिले तो उससे कम, और ऑपरेशनल कम। गाइस देखो, क्योंकि द रीजन इज हर एक का सैलरी लेवल अलग है, हर एक की अथॉरिटीज अलग है, तो हर एक की पेनल्टीज भी अलग होगी। आज मैं कोई गलती करूं तो मुझे ज्यादा सजा मिलनी चाहिए एज कंपेयर टू मेरे स्टूडेंट्स। पहले स्टूडेंट्स तो नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम क्या गलती करोगे, बट एक टीचर के औहदा ज्यादा है, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो अगर हम गलती करते हैं तो हम कहीं ना कहीं सजा के हकदार भी ज्यादा है, तो पेनल्टीज उस हिसाब से लगनी चाहिए। तो डिसिप्लिन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को हमें एकदम क्लियरली सिस्टमैटिकली अच्छे से फॉलो करना है। और अगर कोई अच्छा हो तो, और इसमें एक इंपॉर्टेंट सा वर्ड है, दैट इज द कमिटमेंट। अब गाइस, अगर एक मैनेजर ने अपने वर्कर्स को कमिट किया है कि तुम अच्छे से काम करो, तुम मेहनत से काम करो, तुम मन लगा से काम करो, तुम इस ऑर्डर को पूरा कर दो, मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैं सीधा तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। अब अगर वर्कर्स ने दिन रात मेहनत करके उस ऑर्डर को पूरा किया, अब मैनेजर का फर्ज होता है कि वो कैसे भी करके हम उनको एक्स्ट्रा सैलरी दें।
अगर मैनेजर्स ने वर्कर्स को वादा किया है और वर्कर्स अगर उस कमिटमेंट को निभा रहे हैं, तो मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो अब उसको एक्स्ट्रा पैसे अपने कमिटमेंट को निभाए। अगर आपने अपने वर्कर्स से कुछ भी वादा किया है तो आपको वो वादा निभाना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट निभाना पड़ेगा। तो दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन कि इसमें कुछ चीजें याद रखना। सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशन, गुड सुपीरियर, जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, एंड द वर्ड इज कमिटमेंट। अगर मैनेजर ने कुछ कमिट किया है तो हमारे वर्कर्स को उस कमिटमेंट का फायदा मिलना चाहिए। क्लियर? इसके साथ चौथा प्रिंसिपल आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मैंने अलग से एक वीडियो बना के रखा है, पर स्टिल मैं इसको क्विक में फटाक से यहां बता देता हूं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉस से मिलना चाहिए। अगर उसको लाइफ में ऑर्डर 2 जन से मिल रहा है, या तो वो कंफ्यूज हो जाएगा किसका टास्क करूं, या तो ए को बोलेगा मैं बी का टास्क कर रहा हूं, बी को बोलेगा मैं ए का टास्क कर रहा हूं। जैसे घर पे होगा, मम्मी को बोल रहे पप्पा का काम कर रहे, पप्पा को बोल रहे मम्मी का काम कर रहे। इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड एकदम सिंपल बात बोलता है, हर एक एम्प्लॉय के कितने बॉस रखो, हर एक एम्प्लॉय के सिर्फ और सिर्फ एक बॉस रखो, हर एक एम्प्लॉय को ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ एक ही से मिलना चाहिए। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, इट प्रिवेंट्स ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। कोई भी एम्प्लॉय 2 जन का कभी भी सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता। मैंने क्या बोला? कोई भी एम्प्लॉय कभी भी 2 जन का सबऑर्डिनेट नहीं हो सकता, उसको ऑर्डर सिर्फ एक ही जन से मिलना चाहिए। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको क्लियर होगा किससे अथॉरिटी, क्योंकि उसकी अथॉरिटी की भी वैल्यू रहेगी, डिसिप्लिन भी रहेगा, ऑर्डर भी रहेगा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ऑर्गेनाइजेशन सब चीज़ें क्लियर रहेगी। ये चीज़ याद रखना, इट प्रिवेंट्स व्हाट, ये कहीं ना कहीं हमारा प्रिवेंट करता है एक तरीके का ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज मिलके कहीं ना कहीं गाइस एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, और वो दिशा है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की। करेक्ट, एकदम 100% सच्ची बात बोली आपने सर, कि सारे एम्प्लॉयज मिलके एक साथ इकट्ठे एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, और वो दिशा क्या है? दैट इज अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। परफेक्ट। तो अब सारे लोग मिलके तो नहीं कर सकते, सारे पहले प्रोडक्शन करें, सारे फिर परचेस करें, सारे सेल्स करें, सारे मार्केटिंग करें, ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। तो इसमें फेयोल चाचा ने क्या बोला, आप एक काम करो, अलग अलग डिपार्टमेंट बना लो। एक आप बना लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक आप बना लो परचेज डिपार्टमेंट, एक आप बना लो सेल्स डिपार्टमेंट, एक आप बना लो मार्केटिंग डिपार्टमेंट। हमने ये अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। आप हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रख दो, एक प्रोडक्शन का हेड, एक परचेज का हेड, एक सेल्स का हेड, एक मार्केटिंग का हेड। हमने अलग अलग हेड रख दी। हर हेड के नीचे टीम होगी। प्रोडक्शन वाले का काम होगा प्रोडक्शन के टारगेट को अचीव करो, परचेस वाला परचेस के, सेल्स वाला सेल्स, मार्केटिंग, अगर आपस में कोऑर्डिनेट करके अच्छे से मिल बांट के इन टीम वर्क अगर साथ में काम कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता हम कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर लेंगे? अगर सारे डिपार्टमेंट अपने अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग। मतलब प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा, परचेज वाला परचेज करेगा, सेल्स वाला सेल्स करेगा, किसी भी प्रकार का रिपीटेशन नहीं होगा। एक कंपनी है 2 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, कार भी और 2 व्हीलर भी। तो कार का एक अलग डिपार्टमेंट बना दो, 2 व्हीलर का अलग डिपार्टमेंट बना दो, कार का एक हेड रख दो, 2 व्हीलर का एक हेड रख दो। कार का डिपार्टमेंट मेक श्योर करेगा कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिलकर कार के टारगेट को अचीव कर रहे हैं, और 2 व्हीलर वाला मेक श्योर करेगा कि हम सब लोग मिलकर 2 व्हीलर के टारगेट अचीव करें। तो ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और दोनों डिपार्टमेंट अच्छे चलते रहेंगे। एक और प्रिंसिपल करा रहा हूं, फिर उसके बाद से हम नेक्स्ट प्रिंसिपल नेक्स्ट टॉपिक से करेंगे वीडियो में। लास्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यह प्रिंसिपल एकदम क्लियर बात बोलता है कि जैसे एक सिपाही के लिए सबसे पहले उसका देश, फिर उसकी बटालियन, फिर वो खुद आता है, वैसे ही एक एम्प्लॉय के लिए हमेशा सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन आना चाहिए, उसके बाद वो खुद।
आज वो अपने सैलरी पाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पे नहीं लाना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन को रॉ मटेरियल मिल रहा है, वो अपने चाहे तो साले से ले सकता है या अपने रिश्तेदार से ले सकता है, जो 15 रुपए का रॉ मटेरियल उसको 12 में दे दे, या गाइस वही रॉ मटेरियल वो किसी एक्स से ले रहा है जो उसको 10 रुपए में दे रहा है, तो उसको 10 में लेना चाहिए। भले ही उसका रिश्तेदार 15 का 12 में दे रहा है, बट अगर उसको 10 रुपए में सेम चीज मिल रही ना, तो हमेशा एक एम्प्लॉय को सबसे पहले अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना चाहिए, और फिर अगर कुछ ताकत बच जाए, हिम्मत बच जाए, तो फिर खुद के बारे में। आप अगर कंपनी नुकसान में चल रही है तो हमें सैलरी हाइक नहीं मांगनी है, हमें और मेहनत करनी है, कंपनी को नुकसान से प्रॉफिट में लाना है, फिर उसके बाद हमें मांगना है। हमेशा ये इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉय इंटरेस्ट, तो हमेशा एक एम्प्लॉय को अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। ध्यान से रखना, एक एम्प्लॉय के लिए हमेशा उसका ऑर्गेनाइजेशन पहले आने चाहिए एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। उसको हमेशा किस पे फोकस करना है, उसका हमेशा फोकस होना चाहिए उसकी ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। दैट इज योर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। तो गाइस मैं फिर से एक बार 5-6 के 6 बता देता हूँ इस वीडियो का। डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलता है, जितना भी टास्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, हर एक टास्क को उसी आदमी से कराओ जिसमें बढ़िया है। वो काम अगर बार बार कंटिन्यूसली करेगा तो वो हो जाएगा कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड। दूसरा है गाइस अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब पावर टू गिव ऑर्डर। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है आपके ऊपर क्या टास्क है। तो हेनरी फ्योल जी ने क्या बोला, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी ज्यादा होगी तो मिसयूज ऑफ पावर, कम होगी तो आप टास्क ही पूरा नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन बनाओ, प्रॉपर क्लियर एग्रीमेंट बनाओ, अच्छे सुपीरियर्स रखो, और पेनल्टी जुडिशियस जिस लेवल पे उस लेवल के हिसाब से सजा दो। और लास्ट है कि अगर मैनेजर्स ने वर्कर्स को कुछ भी वादा किया है या मैनेजर्स ने वर्कर्स को कुछ भी कमिट किया तो उन्हें उस कमिटमेंट को पूरा करना है। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है, हर एक एम्प्लॉय ऑर्डर कितनों से लेगा, सिर्फ और सिर्फ एक बॉस से। कभी भी अगर वो 2 बॉस से ऑर्डर ले रहा है तो इससे भाई कंफ्यूजन होगा एंड इट विल लीड्स टू ड्यूअल सबऑर्डिनेशन। इसलिए एक ही जन से ऑर्डर लो, कोई दिक्कत नहीं। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दो, हर डिपार्टमेंट का एक हेड रखो, वो हेड उस डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा और सब लोग मिलकर अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करेंगे जब अपने अपने डिपार्टमेंट अचीव कर लेंगे। और लास्ट है गाइस सबऑर्डिनेशन। हमेशा एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है एज कंपेयर टू इंडिविजुअल। क्लियर। तो इसी के साथ हमारे 6 कंप्लीट होते हैं पार्ट 1। इसका पार्ट 2 आएगा बाकी सबके लिए। अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं गाइस। डू सब्सक्राइब द चैनल।